नमस्कार मित्रों, नमस्कार साथियों। नवीन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। और मेरा मानना यह है कि एसीएफ की दृष्टि से ये लगता है आसान चैप्टर, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो आज की क्वेश्चंस की श्रृंखला चालू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है बायोमोलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट ग्रेड में आया, इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर के अंदर भी आया। और केमिस्ट्री की दृष्टि से देखा जाए तो आपसे ग्लूकोज की कोई ना कोई रिएक्शन जरूर वो आपसे पूछेगा। ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखिए, ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर से कराएंगे तो अभी आपके समझ में आएगा ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराते हैं तो अभी आपके सामने आएगा सैक्रिक एसिड बनेगा। और ग्लूकोज के अंदर अगर आपने HI मिला दिया तो आपका नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। ये तीनों बातें मैंने इसीलिए बोली क्योंकि एग्जामिनर इन तीनों रिएक्शंस को फर्स्ट ग्रेड में कॉलेज लेक्चर में पूछ चुका है। ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराने पर ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ग्लूकोज की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से कराने पर सैक्रिक एसिड बनेगा। ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ कराने पर नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। देखिए क्या हुआ, मैं बात करूं ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ। अब आप सबको पता है ग्लूकोज CHO, एक मिनट, CHO, CHOH4 और CH2H। आप सबको पता है जो ग्लूकोज है वो एल्डोहेक्सोज है। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है और साथ में इसके अंदर कार्बन की संख्या 6 है, इसीलिए आपने इसे कहा ये एल्डोहेक्सोज है। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर ब्रोमीन वाटर से कराई जाए तो जो ब्रोमीन वाटर है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खतरनाक नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा है, ये केवल और केवल एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करता है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं। यहां हमने ब्रोमीन वाटर यूज किया हुआ है। ग्लूकोज के अंदर आपने ब्रोमीन वाटर को मिलाया। ब्रोमीन वाटर आपको पता है क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करता, ये केवल एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करता है और एल्डिहाइड को एसिड में बदल देता है। और आपका जो बनता है उसे अपन ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर ब्रोमीन वाटर के साथ कराई जाए तो ध्यान रखें मेरे साथियों, अच्छी तरीके से दिमाग में भी रख लो कि जब आप ब्रोमीन वाटर से कराएं तो केवल और केवल इस एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कराएं, क्योंकि ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को एसिड में बदलेगा, COH यही बदलेगा। इस चीज को कहा जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन अगर मैं कंसंट्रेट HNO3 यहां काम में ले लूं, अगर मैं यहां कंसंट्रेट HNO3 काम में ले लूं तो जो कंसंट्रेट HNO3 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये एल्डिहाइड को भी एसिड में बदलता है और ये जो प्राइमरी अल्कोहल है इसको पहले एल्डिहाइड में और देन एसिड में बदलता है। अगर यहां कंसंट्रेट HNO3 लिया जाता तो प्रोडक्ट बनता COH, CHOH की 4 और ये CH2H की जगह यहां भी COH लगता, यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह COH लगे तो उस एसिड को सैक्रिक एसिड कहेंगे। ध्यान रखें, अगर एक COH है तो ग्लूकोनिक एसिड है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ COH एसिड है तो सैक्रिक एसिड है। ब्रोमीन वाटर को काम में लेने पर ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, कंसंट्रेट HNO3 को काम में लेने पर सैक्रिक एसिड बनेगा। निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड्स नहीं है? फर्स्ट ग्रेड में अभी हाल में ही क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा एमिनो एसिड्स आवश्यक है, कौन से एमिनो एसिड्स आवश्यक नहीं है। कैसे याद करें?
आपको पता है बहुत सारे एमिनो एसिड्स तो ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसिस कर लेती है, बाहर से जरूरी नहीं होते, उन्हें कहा जाता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसिस नहीं कर पाती, उनको हमको बाहर से लेना होता है, उन एमिनो एसिड्स को आवश्यक एमिनो एसिड्स कहा जाता है। अब ये जो 20 एमिनो एसिड्स हैं, इनमें से 10 एमिनो एसिड्स आवश्यक है, 10 एमिनो एसिड अनावश्यक है। आपसे फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर में, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेवल में पूछा गया कि इनमें से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड्स है। मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों, मेरा आपसे बार बार यही कहना है, जितनी आप में दम है आप 18 से 20 दिन में लगा दीजिए, क्योंकि जो भी आपको दम लगानी है ये अभी ही लगानी है। बाद में आप जब एसीएफ बन जाओगे, अधिकारी बन जाओगे, तो फिर आपको इतनी दम नहीं लगानी जितनी दम अभी लगानी है। तो आपको जितनी भी आप में दम है वो सारी की सारी आप अभी लगा दें और बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, क्योंकि एग्जाम्स के थोड़े ही दिन रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, बार बार चैप्टर्स को रिवाइज करें, बार बार चैप्टर को देखें, थोड़े दिन की बात है और उसके बाद फिर कहीं टेंशन ही नहीं है। तो निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड्स है? आवश्यक एमिनो एसिड्स को याद करने के लिए आप ऐसे इमेजिनेशन करें, एक हिल है और उसके ऊपर मैंने एक पहाड़ी के ऊपर एक टीवी रख दी और उस टीवी के अंदर प्रोग्राम चल रहा है एमटीवी। पहले आता था एमटीवी मेरे भाइयों। साथ ही साथ ये जो है एक इसके ऊपर मैंने नल लगा दिया। नल, नल को इंग्लिश में बोलते हैं टैप। ये एमटीवी, ये पहाड़ी है हिल। बस यही आपको याद रखना है, एक पहाड़ी है जिसे कहा जाता है हिल। उस पहाड़ी के ऊपर एक टीवी है जिसमें प्रोग्राम आ रहा है एमटीवी। हमने क्या किया, उस टीवी के ऊपर एक नल लगा दिया। बस ध्यान रखें, यही आवश्यक एमिनो अम्ल है। एच का मतलब है हिस्टिडीन, एच का मतलब है हिस्टिडीन। आई का मतलब है आइसोल्यूसिन, आई का मतलब है आइसोल्यूसिन। इस एल का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ल्यूसीन, ल्यूसीन ध्यान रखें, ल्यूसीन आवश्यक एमिनो अम्ल है। दूसरे एल का मतलब है लाइसीन, ध्यान रखें, लाइसीन आवश्यक एमिनो अम्ल है। एम का मतलब मैथियोनिन, एम का मतलब मैथियोनिन। टी का मतलब ट्रिप्टोफेन, टी का मतलब ट्रिप्टोफेन। ये वी वैलिन है, ये वी वैलिन है, ये वी वैलिन है। ये टी ट्रिप्टोफेन, ये टी थ्रियोनिन, ये टी थ्रियोनिन। याद रखें, टायरोसिन आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है, टायरोसिन आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है। ये ट्रिप्टोफेन, ये ट्रिप्टोफेन, ये थ्रियोनिन, ये थ्रियोनिन, ये एल, ये आर्जिनिन, ये आर्जिनिन, और ये पी है फिनाइल एलानिन। ध्यान रखें, आवश्यक एमिनो अम्ल इनमें से कौन सा नहीं है, तो आंसर जाएगा एलानिन। वापस सुन ले, ये है हिस्टिडीन, ये है आइसोल्यूसिन, ये है ल्यूसीन, ये है लाइसिन, ये है मिथियोनिन, ये है ट्रिप्टोफेन, सॉरी ट्रिप्टोफेन नहीं है, ट्रिप्टोफेन नहीं है, यह है थ्रियोनिन, यह है थ्रियोनिन, सॉरी हाँ, यह है ट्रिप्टोफेन, सॉरी यह है ट्रिप्टोफेन, यह है वैलिन, यह है थ्रियोनिन, यह है आर्जिनिन, यह है फिनाइल एलानिन। याद रखें, टायरोसिन आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है। क्या याद रखना है? टायरोसिन आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है, ट्रिप्टोफेन है, थ्रियोनिन है, टायरोसिन नहीं है, एलानिन नहीं, फिनाइल एलानिन आवश्यक एमिनो अम्ल है। इसीलिए इसका आंसर थर्ड गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अणु के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो आपसे पूछी गई। फर्स्ट ग्रेड में भी हाल में एग्जाम में पूछा गया कि जो डीएनए का जो अणु है उसके अंदर कौन सी शर्करा है। तो आप सबको पता है डीएनए के अंदर जो शर्करा है वो है डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। अगर हम बात करें डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ये वाली चीज, एक बार वापस बना देता हूं।
आप सबको पता है डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, और इसके अंदर जो शुगर पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। देखें नाम से ही पता चल रहा है डीऑक्सी, एक्चुअल में होती तो ये राइबोस शुगर जैसी है, लेकिन जो 2 नंबर है यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, जबकि राइबोस शुगर के अंदर यहां पर ऑक्सीजन होता है। हमने ऑक्सीजन को हटा दिया, इसीलिए इसका नाम बना डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 2 नंबर पर ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबोस शुगर है। यही कारण है डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर है। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटीन की कौन सी संरचना एमिनो अम्लों के विशेष क्रम से संबंधित है? तो आप सबको पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है और कुछ प्रोटीन्स के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर्स होती है, और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर चतुर्थक संरचना पाई जाती है। अब हमारे दिमाग में है ये इतने सारे प्रोटीन्स हैं, कभी हम कहते हैं केराटिन प्रोटीन, कभी हम कहते हैं मायोसिन प्रोटीन, कभी हम कहते हैं इलास्टिन प्रोटीन, कभी कोई प्रोटीन कभी कोई प्रोटीन। तो आखिरकार इन प्रोटीनों में अंतर क्या है? तो जो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं वो आपको पता है एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, और जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनका एक सीक्वेंस होता है। अलग अलग प्रोटीन्स के अंदर इन एमिनो एसिड्स का अलग अलग सीक्वेंस होता है। आपको पता है जैसे आपने कहा हीमोग्लोबिन, आपने कहा इंसुलिन, या आपने किसी भी प्रोटीन्स का नाम लिया, तो आखिरकार उन प्रोटीन्स में अंतर क्या है? सारे प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने हुए हैं, लेकिन उनके अंदर इस एमिनो अम्ल की सीक्वेंस का ही अंतर होता है। कहीं मान लीजिए यहां ट्रिप्टोफेन है तो कहीं यहां टायरोसिन है। तो प्रोटीन की कौन सी संरचना एमिनो अम्लों के विशिष्ट क्रम से संबंधित होती है? तो प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, इस प्रोटीन की इस स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि अलग अलग प्रोटीन्स के अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होती है, क्योंकि उनके अंदर एमिनो अम्लों का जो सीक्वेंस होता है वो अलग अलग होता है। किसी में एमिनो एसिड्स 2 नंबर पर कोई है, किसी में दूसरा है। तो प्रोटीन की जो ये स्ट्रक्चर है जो एमिनो अम्ल के सीक्वेंस से रिलेटेड होती है, उसी स्ट्रक्चर को हम कौन सी स्ट्रक्चर कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। आपको पता है पहले ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगी, फिर ये फोल्ड हो जाएगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगी और ज्यादा फोल्ड हो जाएगी, टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगी और ज्यादा फोल्ड हो जाएगी, और जब कई स्ट्रक्चर्स आपस में फोल्ड हो जाएंगी तो आपकी चतुर्थक संरचना बनेगी। वही क्वेश्चन अभी अभी मैंने कहा, ग्लूकोज की रिएक्शन अगर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड्स के साथ कराई जाए तो क्या बनेगा? अभी अभी कहा ग्लूकोज CHO CHOH4 CS2OH। अभी अभी कहा 2 बार रिएक्शन पूछ चुका, एक बार पूछी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ। ध्यान रखें ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि कंसंट्रेट HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को एसिड में बदलेगा तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ग्लूकोनिक एसिड तो आंसर तब जाता जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते? ब्रोमीन वाटर के साथ। लेकिन एग्जामिनर ने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया कंसंट्रेट HNO3 के साथ, वो न केवल एल्डिहाइड को एसिड में बदलेगा बल्कि इस प्राइमरी अल्कोहल को भी एसिड में बदल देगा, यानी ये वाली स्थिति बनेगी COH CHOH4 और COH। समझ में आ गया होगा। इस एसिड को कौन सा एसिड कहेंगे? सैक्रिक एसिड कहेंगे। ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड है, जबकि कंसंट्रेट HNO3 के साथ सैक्रिक एसिड है। स्टार्च और सेलुलोज के अंदर कैसे आप अंतर करोगे? कॉलेज लेक्चर में पूछा गया स्टार्च और सेलुलोज दोनों में कैसे अंतर करोगे? तो स्टार्च और सेलुलोज दोनों ही आपको पता है पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, लेकिन जो स्टार्च होता है इसमें अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जबकि सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। जो सेलुलोज है वो एसाकित श्रृंखला होती है, जबकि स्टार्च के अंदर 2 पार्ट है, एक पार्ट एमाइलोज पार्ट है और एक पार्ट एमाइलोपेक्टिन पार्ट है। स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जबकि सेलुलोज आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करता।
इसीलिए स्टार्च और सेलुलोज के अंदर जो हम डिफरेंस करेंगे वो आयोडीन टेस्ट के द्वारा करते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ आपका डीप ब्लैक कलर देगा या ब्लैक कलर का देता है, जबकि सेलुलोज आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। निम्न में से कौन सी प्रोटीन ऐसी है जो गोलीकार्य है, यानी गोले के आकार की कौन सी प्रोटीन है, कॉलेज लेक्चर में पूछा गया। इनमें से वो प्रोटीन कैसी है जो शेप में गोल है? कोलेजन। कोलेजन आपको पता है कोलेजन फाइबर जैसी है, ये रेशेदार प्रोटीन है। मायोसिन मसल्स में पाई जाएगी, रेशेदार प्रोटीन है। फाइब्रोइन, फाइब्रोइन आपको पता है रेशम के कीड़े से प्राप्त होने वाली प्रोटीन है। इंसुलिन, इंसुलिन जो हार्मोन है वो गोलीकार प्रोटीन होता है। इंसुलिन हार्मोन कुछ हार्मोन्स प्रोटीन्स भी होते हैं। इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन है और उसकी जो शेप है वो गोले जैसी है, इसीलिए इंसुलिन हार्मोन गोलिकाकार प्रोटीन है। कोलेजन, मायोसिन, फाइब्रोइन फाइबर जैसा है, नाम से पता चल रहा है फाइबर जैसा है, रेशे जैसा है। कोलेजन रेशे जैसा है, मायोसिन रेशे जैसा है, इंसुलिन जो है वो गोलिकाकार प्रोटीन है। अभी बताया सेलुलोज के अंदर ग्लूकोज इकाइयां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं, कॉलेज लेक्चर में पूछा गया। तो अभी बताया था कि जो स्टार्च है उसके अंदर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और जो सेलुलोज है उसके अंदर बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कि जो सेलुलोज है उसके अंदर बीटा ग्लूकोज की इकाइयां आपस में जुड़ती हैं और बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? सेकंड ग्रेड में इस साल पूछा गया। रेशेदार प्रोटीन देखिए, हीमोग्लोबिन ये गोलिकाकार प्रोटीन है, एल्बुमिन गोलिकाकार प्रोटीन है, इंसुलिन गोलिकाकार प्रोटीन है, क्रिएटिन नाखूनों में पाया जाता है, बालों में पाया जाता है, और आपको पता है वो प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन है, क्रिएटिन रेशेदार प्रोटीन है। इनमें से वेरी इंपॉर्टेंट नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? इस साल ही पूछा गया सेकंड ग्रेड में। तो आपको पता है जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर है, और डाइसैकेराइड्स के अंदर सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और जो अन्य जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो ध्यान रखें निम्नलिखित में से कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब आपको पता है शुगर की दो कैटेगरी है, एक को रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, एक को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। रिड्यूसिंग शुगर्स वो है जो टॉलरेंस रीजेंट्स के साथ, फैलिंग विलियन के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं, वो रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज है, फैक्ट्रोज है, जो आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर है, और जो आपके डाइसैकेराइड्स हैं इनके अंदर सुक्रोज को छोड़ दीजिए, सुक्रोज आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज आपकी रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज आपकी रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोज आपकी रिड्यूसिंग शुगर है, जो सुक्रोज है वो आपकी क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आरएनए के अंदर पूछा गया कौन कौन से नाइट्रोजनी बेस है। अब आपको पता है दो तरह के नाइट्रोजनी बेस होते हैं। कुछ नाइट्रोजनी बेस में तो प्यूरिन रिंग पाई जाती है, उन्हें प्यूरिन बेस कहते हैं। कुछ नाइट्रोजनी बेस में पिरिमिडीन रिंग होती है, उन्हें पिरिमिडीन बेस कहते हैं। प्यूरिन में आता है एडेनिन और गुआनिन, पिरिमिडीन में आता है साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। आरएनए में पता होगा थाइमीन नहीं मिलता, थाइमीन की जगह यूरासिल मिलता है। तो जहां जहां थाइमीन है उनको काट दीजिए, आपके पास फोर्थ ऑप्शन रह गया, एडेनिन मिलेगा, गुआनिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, और आपका क्या मिलेगा? यूरासिल मिलेगा। और आरएनए के अंदर ये चार बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल पाए जाते हैं, आरएनए में थाइमीन नहीं मिलता। मसल्स के अंदर पोरफायरिन जो मसल्स के अंदर मिलती है एक प्रोटीन है जिसका काम ऑक्सीजन को कलेक्ट करना है। तो हमें हमारी जो मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन स्टोर रहती है उसको स्टोर करने का काम, मसल्स से रिलेटेड शब्द आएगा तो मायो शब्द आएगा। मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम जो करती है वो कौन करती है? मायोग्लोबिन करती है। अगला क्वेश्चन एसएसओ में पूछा गया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किससे रिलेटेड है? समविभव बिंदु किससे रिलेटेड है? समविभव बिंदु प्रोटीन से रिलेटेड है। एक्चुअल में जो एमिनो एसिड्स होते हैं, कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक मीडियम के अंदर कैथोड की तरफ और बेसिक मीडियम के अंदर एनोड की तरफ मूवमेंट करने लग जाते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट
वो पीएच होती है जिस पर एमिनो एसिड्स किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करते, वही पॉइंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। एक्चुअल में जो एमिनो एसिड्स हैं वो कोई पर्टिकुलर ऐसी पीएच है, आप एक सॉल्यूशन बना रहे और उसकी पीएच ऐसी पीएच जिसमें आप एमिनो एसिड्स को डालें और वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट ना करें, तो वो पॉइंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। और जनरली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एमिनो एसिड से रिलेटेड होता है। लैक्टोज तनु HCl के साथ जल अपघटित होने पर क्या देता है? आपको पता होगा लैक्टोज दुग्ध शर्करा है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा आपकी लैक्टोज शर्करा होती है और लैक्टोज डाइसैकराइड होता है, रिड्यूसिंग शुगर है और इसका जल अपघटन करने पर ग्लूकोज और क्या मिलता है? ग्लैक्टोज मिलता है। आयोडीन मान किससे रिलेटेड है? आयोडीन मान किससे रिलेटेड है? एसएसओ में पूछा गया। फैट और ऑयल्स की जो हम अनसैचुरेशन का पता लगाते हैं, कोई तेल या वसा कितना असंतृप्त है उसका पता आयोडीन टेस्ट से लगाया जाता है। 100 ग्राम तेल या वसा ले लेते हैं और उसके अंदर आयोडीन डाला जाता है। 100 ग्राम तेल या वसा के अंदर आयोडीन डाला जाता है और आयोडीन का जितना पार्ट कंबाइंड होता है वही पार्ट उसकी आयोडीन वैल्यू कहलाती है। और जितना ज्यादा तेल या फैट अनसैचुरेटेड होता है उतना ही ज्यादा आयोडीन मान आता है। तो आयोडीन मान तेल और फैट से रिलेटेड है। यह फैट और ऑयल की अनसैचुरेशन का पता लगाता है, असंतृप्तता का पता बताता है। जितना ज्यादा ऑयल और फैट अनसैचुरेटेड होगा उतना ज्यादा आयोडीन वैल्यू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो यौगिक जो निनहाइड्रीन के साथ अभिक्रिया करके नीला रंग देते हैं। ध्यान रखें, निनहाइड्रीन के साथ रिएक्शन करने पर नीला रंग प्रोटीन का टेस्ट है। प्रोटीन निनहाइड्रीन के साथ रिएक्शन करके नीला रंग देती है। अभी हाल में एसएसओ में आरपीएससी ने पूछा था कि निनहाइड्रीन किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखें प्रोटीन्स के अंदर निनहाइड्रीन डालने पर ब्लू कलर मिलता है। तो प्रोटीन का टेस्ट है निनहाइड्रीन टेस्ट। निम्नलिखित में से पॉलीसैकेराइड्स कौन सी है? ग्लूकोज आपको पता है मोनोसैकेराइड है, राइबोज आपको पता है मोनोसैकेराइड है, फैक्ट्रोज आपको पता है मोनोसैकेराइड है, ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है। और एनिमल्स के अंदर जो फूड स्टोर रहता है वो आपको पता है किस फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहता है। फैक्ट्रोज का रिडक्शन कराया सोडियम अमलगम से, तो आपको क्या उत्पाद प्राप्त होगा? देखें, फैक्ट्रोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप है, ये आपका फैक्ट्रोज। अगर आप इसका रिडक्शन कराएंगे सोडियम मरकरी, सोडियम अमलगम का लेके, तो रिडक्शन कराना आपको पता है अपचन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। और क्योंकि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है और आपको पता है पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो सबसे पहले यही ब्रेक होगा और ये वाली स्थिति बनेगी। एक पाई टूटेगा, 2 सिग्मा बनेंगे, एक एच इधर और एक एच इधर, ये वाली कंडीशन। सेकंड नंबर का कार्बन एरोमेरिक हो जाता है। पहले ये कार्बन sp2 हाइब्रिड था, रिडक्शन कराने पर ये वाला कार्बन sp3 कायरेल बन जाता है। और ये वाली जो फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको पता है सार्बिटॉल कहेंगे। और जब आप सोडियम अमलगम के साथ रिडक्शन कराते हो तो सार्बिटॉल और साथ में क्या बनता है? मैनिटॉल बनता है। और ये वाला जो रिएक्शंस होती है, ये रिएक्शन ये बताती है कि फैक्ट्रोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, इसकी पुष्टि करती है। तो फैक्ट्रोज का अगर रिडक्शन सोडियम अमलगम के साथ कराते हैं तो सार्बिटॉल और मैनिटॉल बनता है। सार्बिटॉल ये वाली स्ट्रक्चर है,
मैनिटॉल में OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। सेकंड नंबर का जो कार्बन है वो आपको दिख रहा होगा एनोमेरिक कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को अगर लंबे समय तक HI के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या प्राप्त होगा? अभी अभी आपको बताया, कल भी मैंने S ब्लॉक और P ब्लॉक में बताया था कि जो HI है ये प्रबल अपचायक होता है। रेड फास्फोरस और HI प्रबल अपचायक है। ये रिएक्शन को एल्केन पर जाकर रोकता है, एल्डिहाइड को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है और 6 कार्बन वाला एल्केन क्या बनता है? नॉर्मल हेक्सेन बनता है। ध्यान रखें, ग्लूकोज की 3 रिएक्शन एग्जामिनर ने अब तक पूछी है। पहली रिएक्शन ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ, तो आपको ग्लूकोनिक एसिड बनाना है। ग्लूकोज की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ, आपको सैक्रिक एसिड बनाना है। ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ नॉर्मल हेक्सेन बनाना है। फैक्ट्रोज का अपचन सोडियम मरकरी के साथ, तो ध्यान रखना है सार्बिटॉल और मैनिटॉल का मिश्रण बनता है। वो कौन सी रिएक्शन है जो ये बताती है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है? अगर आप देखें तो ग्लूकोज के अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसकी पुष्टि किसके द्वारा होती है? तो ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। इसकी पुष्टि किसके साथ होती है? तो अगर आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं, अमोनिया व्युत्पन्न के साथ कराते हैं, तो यह ऑक्सिम्स बनाता है, ऑक्सिम्स बनाता है। और आपको पता होगा कि जो यह ऑक्सिम्स बनाना है, एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ, अमोनिया और अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ कराते हैं, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया और अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ कराई जाती है। यहां एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराई जाए या एल्डिहाइड की रिएक्शन HCN के साथ कराई जाए, ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराएं या ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ कराएं, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराने पर ऑक्सिम बनता है और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराने पर साइनोहाइड्रीन बनता है। ये दोनों रिएक्शंस इस बात की पुष्टि करती है कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। मैं उम्मीद करता हूं बायोमोलिक्यूल्स की क्लास आपको आज की समझ में आई होगी। देखिए, बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें से क्वेश्चंस की संख्या कम रहेगी। बायोमोलिक्यूल्स जैसे भी हाल में ही सेकंड ग्रेड का जब एग्जाम हुआ था तो एग्जामिनर ने क्या किया? बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस तरह के चैप्टर्स को उठा लिया। तो आप कृपया करके इन चैप्टर्स को भी जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि हमें मेन हमारा एम्स यह है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। थैंक यू आज के लिए। और लास्ट मेरा वापस आपसे यही कहना है कि अगर आपको सर के चैनल्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक कराएं। थैंक यू आज के लिए।